अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा नया टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आज के इस एपिसोड के अंदर जो है आप इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली जो मुख्तलिफ इंतहाई अहम टर्म्स हैं उनके ऊपर जो है वो बात सुनेंगे। आइए इस वीडियो को बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आइए देखते हैं कि इस लेक्चर के अंदर जो है आपके लिए कौन कौन सी इंतहाई अहम नोयत की टर्म्स और उनकी वजाहत जो है इसमें शामिल की गई है। पहली टर्म जो इस लेक्चर के अंदर शामिल की गई है डेट इज़ शॉविनिज्म। शॉविनिज्म जो है इट मीन्स एन अनक्रिटिकल एंड अनरीजन्ड डेडिकेशन टू ए काज और ए ग्रुप typically based on a belief in its superiority as in national chauvinism. Dear students, दोबारा इसको देखिएगा। It means an uncritical and unreasoned dedication to a cause or a group. तो शॉविनिज्म जो है ये दरअसल अगर इसको मुख्तसर तौर पे देखा जाए, आसान तरीन लफ्ज़ों में अगर इसको देखा जाए तो इसका मतलब ये होता है, उर्दू ज़ुबान में इसके लिए हम कहेंगे कि इसका मतलब है शदीद तरीन कौम परस्ती। शदीद तरीन कौम परस्ती जो है उसको जो है शॉविनिज्म का नाम जो है वो दिया जाता है। तो शदीद तरीन कौम परस्ती जो है यानी अपनी कौम से इंतहाई ज़्यादा लगाव जो है वो इंतहाई ज़्यादा मुतसबाना लेवल के ऊपर जो है अपनी कौम के साथ लगाव रखना, डेडिकेशन रखना जो है ये शॉविनिज्म कहलाता है। या इसको यूँ समझें कि ये नेशनलिज्म की इंतहाई आला जो है वो सतह है कि जब नेशनलिज्म जो है वो इंतहाई मजबूत हो जाता है और अपनी वतन, अपनी कौम, अपने लोगों के साथ जो जज्बाती तल्लुक़ है वो इंतहाई पीक के ऊपर चला जाता है, तो तब जो है उसके लिए शॉविनिज्म की टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। आगे इसको दोबारा देखते हैं। इट मीन्स शॉविनिज्म क्या है? इट मीन्स एन अनक्रिटिकल एंड अनरीजन्ड डेडिकेशन टू ए काज और ए ग्रुप। तो शॉविनिज्म जो है ये बेसिकली किसी भी मकसद या किसी भी ग्रोह के लिए जो है या किसी भी जमात के लिए या किसी भी कौम के लिए या किसी भी रियासत के लिए जो है गैर तनकीदी सतह के ऊपर जो है अनक्रिटिकल और अनलॉजिकल जो है लेवल के ऊपर जाकर जो है अपनी कौम के साथ, लोगों के साथ, किसी मकसद के साथ, किसी ग्रोह के साथ जो जज्बाती लगाव होता है उसको जो है वो शॉविनिज्म कहा जाता है। टिपिकली बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन इट्स सुपेरिटी। और इसी बुनियाद के ऊपर जो है जो बरतरी का जो एहसास होता है कि अपनी कौम, अपना ग्रोह, अपना मकसद जो है उसको बाकी तमाम ग्रोहों के मुकाबले में और तमाम मकासद के बराबर मुकाबले में जो है उसको सुपीरियर जो है वो ख्याल किया जाता है एज इन नेशनल शॉविनिज्म। तो बास का जो है शॉविनिज्म के लिए नेशनल शॉविनिज्म की टर्म भी इस्तेमाल की जाती है, यानी शदीद तरीन कौम परस्ती। शॉविनिज्म जो है बेसिकली नेशनलिज्म जो है, नेशनलिज्म ही कौम परस्ती का नाम होता है और शॉविनिज्म जो है ये उसके अंदर इंतहाई शिद्दत के साथ जो है कौम परस्ती आ जाना, किसी मकसद के साथ, किसी फ़िरके के साथ, किसी कौम के साथ, किसी जिन्स के हक़ में जो है शदीद तरीन जो है लगाव रखना और इंतहाई ज़्यादा मुतसबाना रवैया जो है अख्तियार कर लेना, उसके लिए जो है वो ऐसे रवैये के लिए जो है वो शॉविनिज्म की टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो शॉविनिज्म जो है मुख्तसर ये कि ये अपनी कौम के साथ इंतहाई शदीद किस्म का जज्बाती लगाव होता है, या शॉविनिज्म मीन्स शदीद तरीन कौम परस्ती को का नाम इसको दिया जा सकता है। तो या फिर अपनी कौम के साथ, अपने फ़िरके के साथ या अपनी जिन्स के साथ या उसके हक़ में जो है इंतहाई पुरज़ोर जो है और जारहाना तअस्सुब रखना जो है वो शॉविनिज्म जो है कहलाता है। नेक्स्ट है बफर जोन। हमारे पास दूसरी टर्म है बफर जोन। तो एन एरिया, स्टेट आर ए कलेक्शन ऑफ स्टेट्स लोकेटेड बिटवीन पावरफुल एडवर्सरीज reducing the hostility and likelihood of land-based attack on particular। डियर स्टूडेंट्स, बफर जो है, बफर जोन या फिर ये टर्म जो है बफर जोन के अलावा ये बफर स्टेट के लिए भी ये टर्म इस्तेमाल होती है। तो बाज़ का इसको बफर जोन कहा जाता है और बाज़ का जो है ये टर्म जो है एज ए बफर स्टेट जो है इस्तेमाल की जाती है। बफर स्टेट बेसिकली क्या है या बफर जोन से क्या मुराद है? तो एन एरिया, ए स्टेट
आर ए कलेक्शन ऑफ स्टेट्स, यानी कोई इलाका, कोई रियासत या फिर मुख्तलिफ रियासतें जो हैं, रियासतों का ग्रोह जो है या रियासतों का कलेक्शन जो है जिसमें 2, 3, 4, 5 या ज़्यादा रियासतें जो है शामिल हो सकती हैं। लोकेटेड बिटवीन एडवर्सरीज, जो दो मुखालफ ग्रुपों के दरमियान मौजूद हों या दो मुखालफ ताकतों के दरमियान मौजूद हो, तो बफर स्टेट या बफर जोन से मुराद वो इलाका है या वो रियासत है या वो एरिया है या वो कुछ रियासतें हैं जो दो ताकतवर दुश्मन रियासतों के दरमियान जो है वो पाई जाती हों। तो दो ताकतवर दुश्मन रियासतों के दरमियान जो इलाका पाया जाता है या जो रियासत पाई जाती है या जो चंद रियासतें पाई जाती हैं जो उन दो दुश्मन रियासतों को एक दूसरे के ऊपर बराह रास्त ज़मीनी हमला करने से या फ़ज़ाई हमला करने से रोक देती है, उस इलाके को या स्टेट को या उस ग्रुप ऑफ स्टेट्स को जो है बफर जोन या बफर स्टेट का नाम जो है दिया जाता है। रिड्यूसिंग द हॉस्टिलिटी एंड लाइक्लीहुड ऑफ लैंड बेस्ड अटैक इन पर्टिकुलर। तो जो बफर जोन है या जो बफर स्टेट होती है, रिड्यूसिंग द हॉस्टिलिटी, इसका काम बेसिकली ये होता है कि वो जो दो दुश्मन रियासतें हैं जिनके दरमियान हॉस्टिलिटी पाई जाती है और बहुत ज़्यादा जो है वो उनके दरमियान दुश्मनी के तल्लुकात होते हैं, तो उनको एक दूसरे के ऊपर बराह रास्त हमला करने से रोक देती है। तो वो इलाका जो दुश्मन रियासतों को एक दूसरे के ऊपर बराह रास्त ज़मीनी या फ़ज़ाई हमलावर होने से रोक दे, उस इलाके को बफर जोन कहा जाता है। और ये जो टर्म है ये अब सेकंड वर्ल्ड वार लड़ी गई थी। आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार जो है 1945 से लेकर 1990 तक का जो दौर है, दूसरी जंग अज़ीम के बाद का जो दौर है, जो 1945 से 1990 तक का दौर है, ये टर्म उस दौर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की गई थी। और उस दौर में जो है रशिया यानी USSR और USA के दरमियान दुनिया की जितनी भी रियासतें मौजूद थीं सब जो है वो बफर जोन का स्टेटस जो है उनको हासिल था, क्योंकि उन दरमियान USSR और USA के दरमियान जो रियासतें वाक़या थीं, उन रियासतों की वजह से जो है ये कोल्ड वार जो है ये हॉट वार में तब्दील नहीं हुई थी। तो अगरचे USA के दरमियान और USSR के दरमियान तल्लुकात इंतहाई ज़्यादा कशीदा हो चुके थे और ऐसे लग रहा था कि किसी वक्त भी एक बहुत बड़ी एटॉमिक वार जो है शुरू हो जाएगी। लेकिन इन दोनों रियासतों के दरमियान जो मुख्तलिफ रियासतें वाक़या थी, जो मुख्तलिफ इलाके वाक़या थे, उन्होंने इन रियासतों को बराह रास्त एक दूसरे के ऊपर हमला करने से रोके रखा। तो इसलिए जो है वो सारा इलाका जो है वो बफर जोन कहलाता है या उसको बफर स्टेट का इलाका भी कहा जाता है। तो बफर स्टेट से मुराद दो ताकतवर और दुश्मन रियासतों के दरमियान जो है जो एक रियासत वाक़या होती है जो उनको बराह रास्त एक दूसरे के ऊपर हमला करने से, अटैक करने से रोक देती है, तो उसको जो है वो बफर स्टेट कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं ये बेसिकली दो टर्म्स एट ए टाइम हम डिस्कस करेंगे। एक होता है स्टेट एक्टर्स और दूसरा है नॉन स्टेट एक्टर्स। यहाँ पे हम नॉन स्टेट एक्टर्स की बात कर रखे हैं। एक्टर्स अदर देन स्टेट आर एंड गवर्नमेंट। तो नॉन स्टेट एक्टर्स से मुराद जो है वो एक्टर्स होते हैं, वो अदारे होते हैं, वो ग्रुप्स होते हैं जो रियासती अदारे नहीं होते या स्टेट के अदारे नहीं होते, बल्कि वो प्राइवेट अदारे होते हैं, इंडिविजुअल के अदारे होते हैं या कोई इंडिविजुअली जो है कोई शख्स उसमें शामिल हो सकता है। तो नॉन स्टेट एक्टर्स से मुराद जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं और नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स से मुराद वो अदारे हैं जो प्राइवेटली जो है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं या इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है असरअंदाज होकर अपने मफादात को या अपने मकासद को हासिल करने की कोशिश करते हैं। एक्टर्स अदर दैन स्टेट एंड गवर्नमेंट विच ऑपरेट अक्रॉस द बॉर्डर्स। तो नॉन स्टेट एक्टर्स से मुराद वो एक्टर्स हैं जो ना तो गवर्नमेंटल होते हैं ना ऑफिशियल होते हैं, बल्कि वो प्राइवेट होते हैं और वो अपनी स्टेट की बाउंड्री से बाहर के जो मालिक हैं उनके ऊपर जो है असरअंदाज होते हैं। दीज नॉन स्टेट एक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड ट्रांजिशनल एक्टर्स एंड दे ऑपरेट अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स। तो ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं इनको ट्रांजिशनल एक्टर्स भी कहा जाता है और ये ट्रांजिशनल एक्टर जो होते हैं जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स ही बेसिकली होते हैं, ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्रॉस करके जो है अपने मकासद को हासिल करने की कोशिश करते हैं या अपना एजेंडा जो है उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं या क्रॉस द बॉर्डर जो है दूसरे मालिक के अंदर मुदाखलत करके अपने इनके जो मखसूस मफादात होते हैं उनको हासिल करने की कोशिश करते हैं। दोबारा इसको देख लीजिएगा। नॉन स्टेट एक्टर्स क्या हैं? एक्टर्स अदर दैन स्टेट एंड गवर्नमेंट
तो रियासत और हुकूमत के अलावा या रियासती और हुकूमती अदारों के अलावा दीगर जितने भी अदारे हैं, वो सोशल हो सकते हैं, वो प्रेशर ग्रुप्स हो सकते हैं, वो प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप्स हो सकते हैं, तो वो सारे अदारे जो हैं वो नॉन स्टेट एक्टर्स कहलाते हैं, जिनको स्टेट जो है ना तो फंडिंग करती है और ना ही स्टेट जो है उनकी उनकी निगरानी कर रही होती है, और ना ही स्टेट के मुताबिक स्टेट की रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक उनकी रिक्रूटमेंट होती है। तो ये दायरे जो हैं ये प्राइवेट दायरे होते हैं और ये इनके अपने ज़ाती मकासद होते हैं या ज़ाती इंटरेस्ट होते हैं। उनको हासिल करने के लिए ये क्रॉस द बॉर्डर जो है अपनी एक्टिविटीज़ को जो है जारी रखते हैं और दूसरी रियासतों के मामलात के अंदर जो है वो मुदाखलत करते हैं, और इन्हें नॉन स्टेट एक्टर्स को ट्रांजिशनल एक्टर्स भी कहा जाता है। एग्जांपल्स ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स पिछले एपिसोड से रेलिवेंट है। एक्टर जो एग्जांपल्स हैं कौन कौन से नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, उसमें एनजीओस का मतलब है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, और एमएनसीज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, एथनिक ग्रुप्स होते हैं, मीडिया आउटलेट्स होते हैं, कल्चरल ग्रुप्स होते हैं, प्राइवेट ग्रुप्स हैं, और क्रिमिनल ग्रुप्स हैं, सोशल मूवमेंट्स होती हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, स्क्रिप्ट किडीज़ हैं, स्कैमर्स हैं और ब्लॉकर्स एट्सेट्रा। तो ये तमाम जो एक्टर्स मैंने बताए हैं, एक्टर्स से मुराद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मैं और थोड़ा सा मुख्तसर तौर पे आपको बयान कर दूं कि एक्टर्स से मुराद जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर, बैन अल-अक़वामी तल्लुकात के ऊपर असर अंदाज होते हैं और बैन अल-अक़वामी तल्लुकात जो हैं या उससे मुतासर होते हैं। तो बैन अल-अक़वामी तल्लुकात के अंदर जो अदारे अपना रोल अदा करते हैं वो दो तरह के हैं, एक गवर्नमेंटल हैं जिस जो रियासती इदारे होते हैं, और दूसरे नॉन गवर्नमेंटल होते हैं जो प्राइवेट होते हैं। तो यहाँ पे जो नॉन स्टेट एक्टर्स है उससे मुराद वो प्राइवेट अदारे हैं जो मुख्तलिफ अफराद अपने ज़ाती एजेंडे को हासिल करने के लिए, अपने ज़ाती मफादात को हासिल करने के लिए, या उनके कुछ ज़ाती मकासद होते हैं उनको हासिल करने के लिए वो प्राइवेटली जो है वो दूसरी रियासतों के मामलात के अंदर मुदाखलत करते हैं या उनके ऊपर जो है वो असर अंदाज होते हैं। लेकिन जब ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ये क्रॉस द बॉर्डर जब अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखते हैं तो उससे रियासतों के दरमियान तल्लुकात इंतहाई ज़्यादा कशीदा हो जाते हैं, और बाज़ का जो हैं वो तल्लुकात जो इतने कशीदा होते हैं वो एक बहुत बड़ी जंग के अंदर जो है तब्दील हो जाते हैं। जैसा कि 9/11 का वाक़या है, उसामा बिन लादेन का जो वाक़या जो है, तो वो बेसिकली जो है वो जिस ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से किया गया तो वो एक नॉन स्टेट एक्टर था, लेकिन आपने देखा कि उसी को बुनियाद बनाकर जो है अमेरिका और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो है या और मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों के ख़िलाफ़ जो है उसने कार्रवाइयाँ की, और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो है के साथ उसने एक बहुत बड़ी जंग लड़ी जो कमोबेश 20 साल के ऊपर जो है मुश्तमिल है। तो नॉन स्टेट एक्टर्स की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जब उनके बारे में ये पता चलता है कि ये नॉन स्टेट एक्टर जो हैं फ़लाँ रियासत से उठकर जो है उन्होंने यहाँ मुदाखलत की है, तो मुतासरा मुल्क जो होता है वो मुतलका रियासत जहाँ से वो मुदाखलत हो रही होती है उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ शुरू कर देता है, जैसा कि अमेरिका ने जो है 9/11 के वाक़े के बाद किया था। तो नॉन स्टेट एक्टर्स की जो बुनियादी बड़ी मिसालें हैं वो हैं एनजीओस, मुख्तलिफ जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एमएनसीज हैं, एथनिक ग्रुप्स जो होते हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं, ये मीडिया जो मुख्तलिफ जो प्राइवेट चैनल्स होते हैं ये सब जो हैं ये नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं। इनका अपना एजेंडा होता है और ये अपने एजेंडे अपने प्रोग्राम के ज़रिए अपने जो है वो मुख्तलिफ जो न्यूज़ होती हैं या तबसरे होते हैं उनके ज़रिए ये दूसरे मुल्क के ऊपर जो है असरअंदाज जो होने की कोशिश करते हैं। इस तरह कल्चरल ग्रुप्स होते हैं और प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप्स भी होते हैं, मुख्तलिफ जो हैं वो मिलिट्री ग्रुप्स पैदा तौर पर बनाए होते हैं, जैसे अलकायदा का नाम लिया जाता है, तालिबान का नाम लिया जाता है। तो ये प्राइवेट जो हैं मिलिट्री ग्रुप्स होते हैं जो अपने मफादात के हसूल के लिए जो है दूसरी रियासतों के मामलात में मुदाखलत भी करते हैं। इस तरह जो है बाकायदा तौर पे टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं। और यहाँ तक कि मौजूदा दौर के अंदर जो है जब से ये इंटरनेट का दौर आया है तो इसमें हैकर्स जो हैं उनको बड़ी अहमियत हासिल हो गई है, तो वो अपनी रियासत के अंदर बैठकर जो है दूसरी रियासतों का जो इंटरनेट का सिस्टम है उसको जो हैक कर लेते हैं और उनके ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नॉन स्टेट एक्टर्स कहलाती हैं। रियासत जो है या गवर्नमेंट जो है ना तो इनको फंडिंग कर रही होती है ना इनको कोई एजेंडा देती है, लेकिन ये अपने ज़ाती एजेंडा होता है, इनका अपना ज़ाती मुफाद होता है जिसके लिए ये ऐसा करते हैं। लेकिन जब ये दूसरी रियासतों के मामलात में मुदाखलत करते हैं तो उससे उन रियासतों के दरमियान तल्लुकात इंतहाई ज़्यादा कशीदा हो जाते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है इस तरह की बहुत सारी मिसालें जो हैं मिलती हैं कि जब नॉन स्टेट जो एक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत करते हैं, और जब मुतासरा रियासत को ये पता चलता है कि ये जो कार्रवाई हुई है
ये मुतलका रियासत के इलाका जो है इस्तेमाल किया गया है, तो फिर दोनों रियासतों के दरमियान जो है तल्लुकात जो हैं वो कशीदा हो जाते हैं। नेक्स्ट है नॉन स्टेट एक्टर्स परस्यू देयर गोल्स समवट इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंटल कंसिडरेशंस। तो जो नॉन स्टेट जो एक्टर्स होते हैं, ये अपना जो एजेंडा है ये गवर्नमेंट की मर्ज़ी के बगैर, गवर्नमेंट की कंसिडरेशन के बगैर जो है ये अपने एजेंडे को परस्यू करने की कोशिश करते हैं, अपने गोल्स को परस्यू करने की कोशिश करते हैं। और रियासत के इल्म में भी नहीं होता कि कौन कौन से नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो काम कर रखे हैं और उनका एजेंडा क्या है। रियासत को उस वक्त इसका इल्म होता है जब वो किसी दूसरी रियासत के अंदर कोई कार्रवाई करते हैं या उसके अंदर मुदाखलत करते हैं, और मुतासरा रियासत जो है जब उनको पकड़ती है या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है, तो फिर वो दूसरी रियासत से, जो मेज़बान रियासत इसको कहा जा सकता है, तो उससे जब वो शिकायत करती है तो फिर पता चलता है कि यहाँ हमारी जो ज़मीन है वो उसको जो है वो कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स ने किसी रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल किया है। तो रियासत का दरअसल इनके साथ बरह रास्त कोई तल्लक नहीं होता, लेकिन इनकी सरगर्मियाँ जो हैं वो रियासतों के दरमियान जो तल्लकात होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हों, सोशल हों, स्ट्रेटजिक हों, किसी भी नौइयत के हों, वो लाजमी तौर पर जो है इनसे मुतासर होते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स परस्यू देयर गोल्स समवट इंडिपेंडेंटली ऑफ गवर्नमेंटल कंसिडरेशंस। तो ये हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर जो है या उनकी इजाज़त के बगैर जो है ये अपनी सरगर्मियों को जारी रखते हैं और दूसरी रियासतों के मामलात में जो है इस तरह ये मुदाखलत करते रहते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स कैन रेफर टू एनी थिंग डेट इज़ नॉट एफिलिएटेड विद स्टेट। मुख्तसर तौर पे जो नॉन स्टेट है, यानी नॉन स्टेट का जो वर्ड है या टर्म है, कैन रेफर टू एनीथिंग, हर वो चीज़ नॉन स्टेट एक्टर होगी जो रियासत के साथ एफिलिएटेड नहीं है, जिसका रियासत के साथ बरह रास्त तल्लक नहीं है। उन लोगों की जो रिक्रूटमेंट है वो स्टेट ने नहीं की होती, उनकी फंडिंग नहीं की होती, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो स्टेट ने डिज़ाइन नहीं किए होते, तो हर वो चीज़ नॉन स्टेट में शुमार हो जाएगी जो जिसका रियासत के साथ कोई तल्लक नहीं है। रियासत उनकी रिक्रूटमेंट नहीं करती, रियासत उनकी फंडिंग नहीं करती, रियासत उनके रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाती, रियासत उनको कोई एजेंडा नहीं देती। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सारी जो ऑर्गेनाइजेशन होंगी, जो एक्टर्स होंगे, वो सब के सब जो हैं वो नॉन स्टेट एक्टर्स ही कहलाएंगे। सपोर्टेड बाय स्टेट, इसमें दो चार बातें हैं। नॉन स्टेट रेफर्स टू एनीथिंग दैट इज़ नॉट एफिलिएटेड विद स्टेट, हर वो चीज़ जिसका रियासत के साथ कोई तल्लक ना हो, किसी ग्रोह का, किसी तंजीम का, किसी टेररिस्ट ग्रुप का, किसी हैकर का, तो वो नॉन स्टेट एक्टर कहलाएगा। या फिर सपोर्टेड इज़ नॉट सपोर्टेड बाय स्टेट। डियर स्टूडेंट, इसमें थोड़ी सी कंपोजिंग का इशू है, आप इसको इस तरह पढ़ेंगे। नॉन स्टेट कैन रेफर टू एनीथिंग दैट इज़ नॉट, ये देखिएगा, दैट इज़ नॉट एफिलिएटेड विद स्टेट, यानी जो रियासत के साथ उसकी कोई भी किसी किस्म की एफिलिएशन ना हो, या फिर इज़ नॉट सपोर्टेड बाय द स्टेट, या स्टेट उसको सपोर्ट ना करती हो। नॉन स्टेट एक्टर से मुराद क्या है? जिसको स्टेट सपोर्ट ना करती हो, तो वो स्टेट के साथ उसकी कोई एफिलिएशन ना हो, स्टेट उसको सपोर्ट ना करती हो, इज़ नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू स्टेट, और स्टेट के साथ उसका बरह रास्त कोई ताल्लुक ना हो, एंड वन ऑफ इट्स गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, और किसी भी हुकूमती इदारे के साथ भी उनका कोई तल्लुक ना हो। तो नॉन स्टेट एक्टर्स से मुराद वो इदारे हैं विच आर नॉट एफिलिएटेड विद स्टेट, विच आर नॉट सपोर्टेड बाय द स्टेट, एंड विच आर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू द स्टेट और वन ऑफ इट्स गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ना तो वो रियासत के साथ उनका कोई तल्लुक होता है, ना रियासत के साथ तल्लुक होता है, और ना ही रियासत के किसी हुकूमती अदारे के साथ उनका तल्लुक होता है। तो ये टोटली जो है ये प्राइवेट जो है वो इंडिविजुअल ग्रुप्स होते हैं जिनका अपना ज़ाती एजेंडा होता है। वो एजेंडा इनका जो है वो ज़िंदगी के किसी भी मामले के साथ हो सकता है, वो सोशल हो सकता है, वो इकनॉमिक हो सकता है, वो स्मगलिंग के साथ हो सकता है। अमूमन ये गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं और ये अपने मखसूस एजेंडे को हासिल करने के लिए जो है दूसरी रियासतों के मामलात में जो है वो मुदाखलत जो है वो करते रहते हैं। तो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंडिविजुअली जब ये मुदाखलत करते हैं तो जो कि क्रॉस द बॉर्डर चीज़ें होती हैं, जिससे रियासतों के दरमियान जो है तल्लुकात जो हैं बुरी तरह मुतासर होते हैं। बाज़ का तल्लुकात इतने कशीदा होते हैं कि वो एक बहुत बड़ी जंग में तब्दील हो जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि वर्ल्ड 9/11 का जो वाक़या है, जो अमेरिका
के अंदर वाक़या हुआ था। तो उसमें चूँकि कहा गया कि उसामा बिन लादेन और अलकायदा जो है मुलव्वस हैं, तो ये बेसिकली इंडिविजुअली लोगों का किरदार था, लेकिन उसमें ये लोग चूँकि उस वक़्त अफ़गानिस्तान में मौजूद थे, तो लिहाजा ये कहा गया कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन को जो है अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया है। तो लिहाजा अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो है इस चीज़ को जवाज़ बना के उसके ऊपर जंग मुसल्लत की थी। तो ये चीज़ें जो हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर जो होते हैं, ये रियासतों के दरमियान जो तल्लुकात हैं उनको जो है कशीदा करते हैं, और बाज़ ये कशीदगी जो है इतनी बढ़ जाती है कि एक बहुत बड़ी जंग के अंदर जो है वो तब्दील हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक ऐलान है आपके लिए, सब्सक्राइब्स, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी अरसे के बाद जो है आपको ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और दूसरे दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नई टर्म है हाइपर पावर। नई टर्म है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो इस्तेमाल होती है, हाइपर पावर। तो हाइपर पावर जो है स्टेट डेट इज़ वास्टली स्ट्रांगर देन इट्स राइवल्स, एनिमीज एंड सो डोमिनेट्स वर्ल्ड अफेयर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हाइपर स्टेट है इसको आप आसान लफ्ज़ों में जो है वो जो हाइपर पावर है इसको आसान लफ्ज़ों में समझना चाहिए तो सुपर पावर जो है उसके मायनों में भी इसको समझ सकते हैं। तो हाइपर पावर क्या है? स्टेट डेट इज़ वास्टली स्ट्रांगर। ऐसी रियासत जो जो बहुत ज़्यादा ताकतवर रखती हो, वास्टली स्ट्रांगर हो, यानी जिसकी फ़ौजी ताकत बहुत ज़्यादा हो, उसकी मुआशी ताकत बहुत ज़्यादा हो, उसका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसी रियासत को जो है वो हाइपर पावर कहा जाता है। दोबारा देखिएगा, ए स्टेट डेट इज़ वास्टली स्ट्रांगर देन इट्स राइवल्स, एनिमीज़, जो अपने दुश्मन जो उसकी रियासतें उसके मुकाबले में बहुत ताकतवर हो, एंड सो डोमिनेट्स वर्ल्ड अफेयर्स। और दूसरा क्या है कि जो आलमी मामलात हैं, आलमी सियासत है, जो आलमी सरगर्मियाँ हैं और जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उनके ऊपर उसका गलबा हो, वो उसको डोमिनेट करती हो, यानी उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक है वो इतनी ताकतवर हो कि जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, जो इंटरनेशनल मामलात हैं, जो जितनी भी सरगर्मियाँ हैं उनके ऊपर उसका होल्ड हो, उसके ऊपर उनका कंट्रोल हो, यानी वो इतनी ताकतवर हो कि तमाम जो इंटरनेशनल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन वो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हों। तो जब कोई रियासत इतना इन्फ्लुएंस जो है पैदा कर लेती है अपने दुश्मन रियासत के मुकाबले में, उसकी फ़ौजी ताकत, उसकी इकनॉमिक पावर, उसका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और पूरी दुनिया के जो मामलात होते हैं उनके ऊपर उनका कंट्रोल हो जाए, उसके ऊपर उसका गलबा हो जाए, तो ऐसी रियासत के लिए जो है हाइपर पावर की टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। द USA हैज़ बिन रेफर्ड टू एज ए हाइपर पावर इन द कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो बैनुल-अक़वामी तल्लुकात का जो कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंट है, यानी हमअसर जो माहौल है, उसके अंदर आज के दौर में जो है, जिस दौर के अंदर आज हम रह रखे हैं, उस दौर के अंदर जो है अमेरिका जो है उसके लिए हाइपर पावर की टर्म जो है वो सूट करती है, क्योंकि अमेरिका जो है उसका जो मिलिट्री इन्फ्लुएंस है, उसका जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है, उसका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत पूरी दुनिया के ऊपर जो है अमेरिका का असर रसूख है और अमेरिका की जो मर्ज़ी है वो तमाम रियासतों के ऊपर जो है गालिब नज़र आती है। उसकी वजह क्या है कि अमेरिका फ़ौजी एतबार से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, इकनॉमिक एतबार से बड़ी ताकत है, पॉलिटिकली जो है उसका पॉलिटिकल सिस्टम जो है बड़ा स्ट्रांग है, स्टेबल है और दुनिया के अंदर जो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ डिज़ाइन होती हैं, मुख्तलिफ डिसीजंस होते हैं, उसमें अमेरिका का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको देखा जाता है, उसको जज किया जाता है और उसको अमली शक्ल भी दी जाती है। जब अमेरिका के पास आप यूँ समझने की इतनी ताकत है या उसका इतना इन्फ्लुएंस है कि वो रियासतों के ऊपर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करने में कामयाब हो जाता है। तो जब कोई रियासत इतनी जो है वो पावरफुल हो जाए तो ऐसी रियासत के लिए हाइपर पावर की टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है और इस वक्त जो है इस पोजीशन के ऊपर जो है सिर्फ अमेरिका है जिसके लिए आप हाइपर पावर की टर्म जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैंड वैगन। बैंड वैगन जो है ये एक और टर्म है जो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर इस्तेमाल होती है। इट मीन्स राइडिंग विद ए राइजिंग और मेजर पावर आर टू साइड विद ए स्ट्रॉन्गर पावर इन द होप ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस एंड सिक्योरिटी। तो बैंड वैगन क्या है? बैंड वैगन, इसको लफ्सी तर्जमा देखा जाए, बैंड वैगन का मतलब होता है मौका परस्ती, मौका परस्ती से काम लेना। बैंड वैगन का आम जो मतलब लिया जाता है वो है कि मौका परस्ती से काम लेना या मौका परस्त होना।
तो ये इसका लफ्ज़ी मतलब है मौका परस्ती से काम लेना। बैंड वैगन जो है इसका लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है ये टर्म किस लिए इस्तेमाल की जाती है? इट मीन्स राइडिंग विद ए राइजिंग एंड मेजर पावर आर टू साइड विद ए स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्ग। ये स्टूडेंट्स ये स्ट्रॉन्गर है, ये स्ट्रेंजर लिखा हुआ है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ओ है यहाँ पे। स्ट्रॉन्गर पावर इन द होप ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस एंड सिक्योरिटी। तो किसी भी तहरीक या किसी भी ग्रोह में अंदर शामिल होकर जो है वो अपना असर रसूख बढ़ाना, अपना जो एजेंडा है उसको अमली शक्ल देने की कोशिश करना और किसी भी तहरीक का हिस्सा बनकर अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना, ये जो है वो बैंड वैगन कहलाता है। ये टर्म जो है अमेरिका के अंदर सबसे पहले इस्तेमाल की गई थी। इट मीन्स राइडिंग विद ए राइजिंग और मेजर पावर, यानी किसी बड़ी ताकत के साथ मिल जाना, किसी बड़ी ताकत से साथ मिलकर अपने मफादात को हासिल करने की कोशिश करना। तो इट मीन्स राइडिंग विद ए राइजिंग एंड मेजर पावर। तो आर टू साइड विद ए स्ट्रॉन्गर पावर, या किसी बड़ी ताकत का साथ देना। जैसा सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो है जब दुनिया दो बड़े ब्लॉक्स में तकसीम हो गई थी, तो जो कमज़ोर रियासतें थी या तो वो अमेरिकन ब्लॉक में शामिल हो गई या फिर वो रशियन ब्लॉक का हिस्सा बन गई थी। तो जो कमज़ोर रियासतें थीं जो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या अपनी सिक्योरिटी के लिए या अपने मुआशी मफादात के लिए या दीगर जो जितने भी उसके मफादात हो सकते हैं उनके असूल के लिए जो है उन्हें इसको मुनासिब मौका समझा, तो उन्होंने अमेरिकन ब्लॉक में शमूलियत अख्तियार कर ली या रशियन ब्लॉक में शमूलियत अख्तियार कर ली और इस तरह जो है उन्होंने अपने मफादात को हासिल करने की कोशिश की, यानी उस मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश की। तो इस तरह की रियासतों के लिए जो है बैंड वैगन की टर्म जो है इस्तेमाल की जाती है। इट मीन्स राइडिंग विद ए राइजिंग एंड मेजर पावर, यानी किसी बड़ी रियासत के साथ जो है वो सफ़र कर किसी बड़ी रियासत के साथ जो है वो शामिल हो जाना, किसी बड़ी ताकत के साथ शामिल हो जाना या किसी बड़ी ताकतवर रियासत का साथ देना इन द होप ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस, यानी अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको इंक्रीज़ करने के लिए और अपनी सिक्योरिटी को जो है बेहतर बनाने के लिए जो है या अपने आप को अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए किसी तहरीक में शामिल हो जाना, अपनी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए किसी अपने मकसद को यकीनी बनाने के लिए जो है किसी तहरीक का हिस्सा बन जाना या किसी रियासत के साथ शामिल हो जाना, किसी बड़ी ताकत के साथ शामिल हो जाना, इसको जो है वो बैंड वैगन का नाम जो है दिया जाता है। बैंड वैगन के बारे में मुख्तसर तौर पे दोबारा सुन लीजिएगा। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा जो है वो मौका परस्ती से काम लेना होता है और आम तौर पर इसको कहा जाता है कि किसी ऐसी तहरीक में शामिल हो जाना जिसकी कामयाबी यकीनी हो और उसकी मदद से जो है अपने ज़ाती जो मफादात हैं जो इन्फ्लुएंस है उस या अपना तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको जो है वो यकीनी बनाना और उसको हासिल करने के लिए कोशिश करना, ये बैंड वैगन जो है वो इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है सुपर पावर, नई टर्म है सुपर पावर। इसका थोड़ा सा जिक्र हमने लास्ट टाइम भी किया जिसमें हाइपर पावर का जिक्र था, तो यहाँ जो है सुपर पावर की टर्म इस्तेमाल की गई है। द टर्म सुपर पावर वाज यूज्ड बाय विलियम फॉक्स फर्स्ट टाइम इन 1944। तो सुपर पावर की जो टर्म है ये बेसिकली जब अमेरिका ने जो है जापान के ख़िलाफ़ एटॉमिक वेपन्स जो थे इस्तेमाल किए थे नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर जो है, तो उसके बाद जो है ये टर्म जो थी ये मुतारफ़ हुई थी सुपर पावर। पहले ये टर्म जो इस्तेमाल होती थी मेजर पावर्स की टर्म इस्तेमाल होती थी ताकतवर रियासतों के लिए, लेकिन जब अमेरिका ने जो है एटॉमिक वेपन इस्तेमाल किए और पूरी दुनिया के ऊपर जो है एक खौफ की फ़िज़ा पैदा कर दी और ज़ाहिर नज़र आने लगा कि अमेरिका का मुकाबला जो है नहीं किया जा सकता, तो उस वक्त जो है विलियम फोक्स जो था उसने 1944 के अंदर जो है सबसे पहले सुपर पावर की टर्म इस्तेमाल की गई थी और ये टर्म सबसे पहले जो है ये अमेरिका के लिए जो है वो इस्तेमाल की गई थी क्योंकि अमेरिका जो है उसने एटॉमिक जो एबिलिटी है वो हासिल कर ली थी। इट इंडिकेट्स ए पावर दैट इज़ ग्रेटर दैन ए ट्रेडिशनल ग्रेटर पावर्स। तो जो ट्रेडिशनल पावर्स होती हैं, ट्रेडिशनल पावर्स से मुराद वो पावर्स होती हैं जो जिनके पास एटॉमिक वेपन्स नहीं होते, उनको ट्रेडिशनल वेपन्स पावर्स कहते हैं, और जिनके पास एटॉमिक वेपन्स होते हैं वो रियासतें जो हैं वो ट्रेडिशनल पावर रखने वाली रियासतों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा जो है ताकतवर हो जाती हैं। तो इट इंडिकेट्स ए पावर, सुपर पावर से मुराद एक ऐसी पावर है डेट इज़ ग्रेटर दैन ए ट्रेडिशनल ग्रेट पावर। जो ट्रेडिशनल पावर्स रखने वाली रियासतें होती हैं, रवायती जो ताकतवर रियासतें होती हैं,
वो रियासतें जिनके पास एटॉमिक एबिलिटी नहीं होती, एटॉमिक वेपन्स नहीं होते, उन रियासतों के मुकाबले में वो ज़्यादा ताकतवर हो जाती है जिसके पास जो है वो एटॉमिक वेपन्स होते हैं। तो ये टर्म जो है ऐसी रियासतों के लिए इस्तेमाल होती है जो रवायती तौर पर जो बड़ी ताकतें होती हैं उनके मुकाबले में उसकी ताकत ज़्यादा हो। सुपर पावर्स पोजेस्ड ग्रेट पावर, तो जो सुपर पावर्स होती हैं उनके पास बहुत बड़ी ताकत होती है। एंड ग्रेट मोबिलिटी ऑफ पावर। यूएसएसआर सुपर पावर्स ड्यूरिंग कोल्ड वार। तो सर्द जंग जो है, जो कोल्ड वार लड़ी गई थी 1945 से लेकर 1990 तक जो है यूएसएसआर और यूएसए के दरमियान, इस दौरान जो है सबसे पहले जो यूएसए है उसने सुपर पावर का स्टेटस हासिल किया और थोड़ी अरसे बाद जो है जब रशिया जो है यूएसएसआर जो था उसने भी एटॉमिक एबिलिटी हासिल कर ली तो उसको भी जो है सुपर पावर का स्टेटस जो था वो हासिल हो गया। इस तरह जो है दुनिया 1945 से लेकर यानी आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार जो है और 1990-91 तक जो है दुनिया दो बड़ी सुपर पावर्स के दरमियान जो है तकसीम हो गई थी। और ऐसा आलमी निज़ाम, ये स्टूडेंट ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, ऐसा वर्ल्ड सिस्टम या ऐसा आलमी निज़ाम जिसमें दो सुपर पावर्स हों उसको बाईपोलर सिस्टम कहते हैं। ये लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने इसका जिक्र भी किया था। बाईपोलर सिस्टम जो है बेसिकली एक ऐसा आलमी निज़ाम होता है जिसमें दो सुपर पावर हों, उसको बाई सुपर पावर कहते हैं, यानी दो कुतबी निज़ाम। और ऐसा आलमी निज़ाम जिसमें एक सुपर पावर हो उसको यूनिपोलर सिस्टम कहते हैं। और ऐसा आलमी निज़ाम जिसमें तीन या तीन से ज़्यादा सुपर पावर्स हों उसको जो है वो मल्टीपोलर सिस्टम कहते हैं। तो जो कोल्ड वार का जो दौर है, कोल्ड वार इरा जो है, इस दौरान दुनिया जो है वो दुनिया के अंदर बाईपोलर सिस्टम था, यानी उसमें दो सुपर पावर्स थी, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर था। लेकिन यूएसएसआर जो है वो 1990 और 91 के अंदर जो है उसका कोलैप्स हो गया था, वो इंतशार का शिकार हो गया और वो छोटे छोटे खितों में तकसीम हो गया। तो फिर एज ए सुपर पावर जो है यूएसएसआर का जो रोल था ख़त्म हो गया, बल्कि यूएसएसआर बजाते खुद जो है ख़त्म हो गया था। तो इस वक्त जो है ये जो जिस दौर के अंदर हम रह रहे हैं इसमें अमेरिका जो है वो दुनिया की वाहिद सुपर पावर है। उसके मुकाबले में कोई भी ताकत जो है वो नहीं है। और जो फौजी एतबार से और माशी एतबार से जो अमेरिका को बढ़तरी हासिल है उसका मुकाबला जो है ताहाल कोई भी रियासत जो है करने में कामयाब नहीं हुई। लेकिन ये कहा जा रहा है कि रशिया जो है वो दोबारा जो है वो सुपर पावर के तौर पे जो है उभर कर सामने आ रहा है, चाइना है, फ्रांस है, तो इस तरह के मालिक के नाम लिए जा रहे हैं। लेकिन वो कब जो है वो अमेरिका का मुकाबला करते हैं, कब अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को, अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम को और उसका जो फौजी निज़ाम है उसको कब वो चैलेंज करते हैं और कब अमेरिका की जो मन मर्जी है उसके रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं, तो जब वो करेंगे तब पता चलेगा कि दुनिया के अंदर अमेरिका के साथ कोई और सुपर पावर जो है वो सामने आई है कि नहीं आई। फ़िलहाल अमेरिका जो है इस वक्त दुनिया की सुपर पावर है। और ऐसा आलमी निज़ाम जिसमें एक ही सुपर पावर हो उसको यूनिपोलर सिस्टम कहते हैं। तो जिस आलमी निज़ाम के अंदर आज हम रह रहे हैं वो यूनिपोलर सिस्टम है, यानी यक कुतबी निज़ाम है। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे थे पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वडैच, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। उम्मीद है आपको हमारी ये छोटी सी कावज़ जो है पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको आसानियत अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।